हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने JNU PhD इंटरव्यू का अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी सवाल मुझसे पूछे गए हैं, आज मैं इस वीडियो में उन्हीं सवालों को शेयर करने वाली हूँ, उन्हीं सवालों को कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो एक एक करके सारे सवालों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो पूछा गया था वो यही कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। ठीक है, पहला सवाल तो यही था। दूसरा सवाल यह था कि रिसर्च प्रपोजल बनाया कैसे जाता है, उस पर एक वीडियो लेकर आइए। ठीक है, और तीसरा सवाल जो बहुत ज़रूरी है, पहले हम सवाल जान लेते हैं। सवाल ये है कि अगर हम एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं और उसी रिसर्च प्रपोजल को लेकर किसी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या हम उसी रिसर्च प्रपोजल को किसी अदर यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रिसर्च प्रपोजल अलग चीज़ है और रिसर्च पेपर अलग चीज़ है। ठीक है, रिसर्च पेपर जो हम लिखते हैं वो हम किसी एक ही पब्लिकेशन में पब्लिश कराते हैं। ठीक है, और जो रिसर्च प्रपोजल होता है ये हमारा PhD में जिस टॉपिक पर हम काम करने वाले उसका ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रिसर्च प्रपोजल अलग चीज़ है, रिसर्च पेपर अलग चीज़ है। ठीक है, और रिसर्च पेपर जो हम पब्लिश कराते हैं वो भी PhD के दौरान ही कराते हैं। रिसर्च प्रपोजल पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप उस रिसर्च प्रपोजल को बदलना चाहते हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रोफेसर आपसे ये कहते हैं कि आपके रिसर्च प्रपोजल में इस चीज़ की कमी है, आपको सुधार संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब आपको ये लग रहा है कि उस रिसर्च प्रपोजल को ज़्यादा काट छाँट करने से बेहतर है कि एक नया रिसर्च प्रपोजल बनाया जाए और एक नए टॉपिक पे रिसर्च प्रपोजल बनाए। तो ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस सीमा को लेकर चलते हैं कि हम इस क्षेत्र में शोध करने की इच्छा रखते हैं, तो हो सकता है कि उस समय सीमा या उस क्षेत्र विशेष का मतलब जो सामग्री आप कह सकते हैं कि अध्ययन सामग्री जो है वो ज़्यादा उपलब्ध ना हो सके, वो शोध के लिए पर्याप्त सामग्री ना हो उस क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो जो सीमा आप निर्धारित करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें अध्ययन सामग्री मिले ही। तो ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि या तो क्षेत्र विस्तार कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत परेशानी होती है, प्रपोजल में थोड़ा बहुत काट छाँट हो जाता है। तो उसके लिए आपके ऊपर पूरी तरह निर्भर करता है कि आप बदलना चाहते हैं या उसी में सुधार संशोधन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप एक रिसर्च प्रपोजल को दूसरी यूनिवर्सिटी में भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल को लेकर 2-3 बातें जो हैं वो जान लेनी ज़रूरी है कि स्टूडेंट को ये लगता है कि अगर हम जो टॉपिक चूज़ कर रहे हैं या बना रहे हैं, क्या उसी पे ही हमारा थीसिस बनेगा या पूरा PhD हम उसी पे करते रहेंगे काम। तो ऐसा नहीं है, आप बाद में अपना विषय बदल भी सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं, अगर आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं अपने विषय को, और अगर उसी पे आप काम करना चाहते हैं तो उसी पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो पहली बात ये हो गई कि शोध विषय जो है आप लेके जो जा रहे हैं वो बदल भी सकता है। और दूसरा ये कि ये जो प्रपोजल बनवाया जाता है वो सिर्फ ये देखने के लिए मंगवाया जाता है या बनवाया जाता है कि आपकी जो शोध कार्य में रुचि कितनी है, वो सिर्फ देखने के लिए ये प्रपोजल बनवाया जाता है। ठीक है, ये प्रपोजल अभी सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति कह सकते हैं आप लोग, एक पेपर फॉर्मेलिटी है जो आपको लेके जाना होता है। इसी के आधार पे आपकी नॉलेज चेक की जाती है, शोध के लिए आपकी रुचि चेक की जाती है। ठीक है, फिर इसी प्रपोजल को आपको आगे अच्छी तरीके से बनाना होता है और उसको बनाने के बाद आपको RC कमेटी के पास, जो रिसर्च कमेटी होती है, उनके पास जाकर आपको इस टॉपिक पे डिफेंड करना होता है। डिफेंड करने के बाद अगर उन्हें ठीक लगता है तो आपका टॉपिक वही रहता है, वरना टॉपिक चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि टॉपिक अच्छा नहीं बना है या फिर टॉपिक को चेंज नहीं करना चाहते हैं, अपने ही टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आपके अनुसार ही जो PhD में आपको टॉपिक सजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है जो PhD में काम जो आप जिस टॉपिक पे करने वाले हैं उसी टॉपिक का एक ब्यौरा कह सकते हैं, बस वही है। ठीक है, और इसमें 3-4 पॉइंट आपको इंक्लूड करने होते हैं और ये हमेशा टाइप करके ले जाना होता है। ठीक है, आप इसको हैंड रिटन करके कभी नहीं ले जाइएगा। और जो इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बनाया कैसे जाता है वो भी बता देती हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी है। फिर भी कोई चीज़ डाउट में रहती है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। तो आइए जानते हैं रिसर्च प्रपोजल बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल को हिंदी में हम कहते हैं शोध प्रारूप। ठीक है, तो जब आप हिंदी में लिखेंगे तो शोध प्रारूप आपको लिखना है। ठीक है, और जिन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें रिसर्च प्रपोजल बनाना है वो ये है
कि जब आप रिसर्च प्रपोज़ल बनाते हैं तो कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको कवर करते हुए ही रिसर्च प्रपोज़ल हम लिखते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो शोध परिचय, ठीक है। तो आप अपने शोध के बारे में थोड़ा बहुत एक विस्तार से, जैसे इंट्रोडक्शन कहते हैं, तो प्रस्तावना के तौर पे आप उस शोध परिचय देंगे, ठीक है। उस शोध परिचय में आपको सब कुछ लिखना है, मतलब जो राइटर हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत, और शोध जो विषय है उनके उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखना है, ठीक है। तो पहला शोध परिचय हो गया, दूसरा उद्देश्य हो गया, तीसरा जो हमें याद रखना है वो है प्रासंगिकता, ठीक है। शोध की प्रासंगिकता क्या है, ठीक है। इसके बाद जो है वो चौथा पॉइंट, वो शोध का महत्व क्या है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है शोध की प्रविधि क्या है, कि आप किस मेथड के थ्रू अपना शोध करने वाले हैं, ठीक है। तो ये शोध प्रविधि हो गया। फिर आपको अध्याय योजना पता होना चाहिए, ठीक है, अध्याय योजना करना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अन्य शोध, इस विषय से संबंधित अन्य शोध जो हैं कितने हुए हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देनी है, ठीक है। अन्य शोध हो गया, उसके बाद फिर संदर्भ ग्रंथ सूची, ठीक है। तो ऐसे करके 6-7 पॉइंट जो है वो कवर करते हुए आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है, ठीक है। पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। शोध परिचय, ठीक है। शोध परिचय के बाद उद्देश्य, उद्देश्य के बाद शोध की प्रासंगिकता, शोध का महत्व, शोध प्रविधि, ठीक है, अध्याय योजना और अन्य शोध जो हुए हैं आपके विषय संबंधित, उन्हें कवर करना है, और संदर्भ ग्रंथ सूची रखनी है आपको, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए ही आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना है, ठीक है। एक और बात रह गई, जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो उसका जो फ्रंट पेज होता है वो आपको किस तरीके से बनाना है, ठीक है। उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। आप जिस तरीके से चाहे बना सकते हैं, लेकिन एक जो ये है कि आप जो है वो जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का लोगो और उस यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर आप रिसर्च प्रपोजल के फ्रंट पेज पे बनाएं, ठीक है। तो आप एक A4 साइज़ पेपर जो होता है उसी पे वैसे आपको टाइप करके लेके जाना है। तो उसके फ्रंट पेज पे आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं फ्रंट पेज पे वो बता देती हूँ मैं। तो सबसे पहले जो ऊपर है वो आप हेडिंग पे आप अपना रिसर्च टॉपिक जो है, शोध विषय जो है वो आपको बोल्ड लेटर में लिख देना है, ठीक है। क्योंकि शोध विषय ही जो है वो इस पूरी प्रक्रिया का आधार है, तो ठीक है। शोध विषय को बहुत ज़्यादा बोल्ड करना है। उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी का लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का लोगो यूज़ कर लीजिए, और अगर इग्नू के लिए कर रहे हैं या JNU के लिए कर रहे हैं तो वहाँ का लोगो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लोगो यूज़ करने के बाद उसके बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय लिखिएगा, ठीक है। हिंदी में ही सब कुछ आपको टाइप करना है, और इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में टाइप कराइए, लेकिन जो हिंदी विषय के जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी में ही सब कुछ टाइप करवाइएगा। और उसके बाद जो एक और चीज़ जो लिखते हैं वो यही कि दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में PhD प्रवेश हेतु प्रस्तुत शोध प्रारूप, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखनी है। आप सेशन देना चाहते हैं तो सेशन दे दीजिए, अगर सेशन नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। उसके ठीक नीचे आपको बाईं साइड शोध निर्देशक का एक लिखना है, शोध निर्देशक, और नीचे खाली जगह छोड़ देनी है। और दूसरी ही दाईं साइड आप शोधार्थी लिखेंगे, और शोधार्थी के नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर ठीक नीचे आपको हिंदी विभाग और जो विश्वविद्यालय है उसका नाम लिखना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है वो ये कि लिखते कितने शब्दों में है, ठीक है। तो 500 से 800 के बीच में हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, ठीक है। पेज के अकॉर्डिंग देखिए तो पेज 8 से 10 पेज चला ही जाता है रिसर्च प्रपोजल बनाने में, ठीक है। कभी कभी उससे ज़्यादा भी चला जाता है, वो डिपेंड करता है आपका जो टॉपिक है जो शोध विषय का वो कितना कंटेंट उसमें चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो पेज वेरी कर जाता है, ठीक है। एक और बात जो ध्यान में रखनी है, जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके रिसर्च प्रपोजल को पूरा पढ़े, ठीक है। तो वो उन्हीं बातों को देखते हैं जो हाईलाइटेड की जाती है, ठीक है। तो आप अपने रिसर्च प्रपोजल को अगर इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी तरफ से सुझाव यही है कि जब आप जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो पॉइंट्स, उनको आप हाईलाइटेड कर दीजिएगा, ठीक है। हाईलाइटेड करने से क्या होगा कि चीज़ें जो हैं इंटरव्यूअर को ज़्यादा पढ़नी नहीं पड़ेगी और उन्हें वो साफ दिख जाएगा, ठीक है। बोल्ड लेटर में आप उनको यूज़ कीजिए और बोल्ड कलर यूज़ करके आप रिसर्च प्रपोजल बनाइए, ठीक है। और जो आपका शोध का जो विषय है उसे ज़रूर हाईलाइटेड कीजिए, ठीक है। की पॉइंट्स जो भी हैं आप जो अपने रिसर्च प्रपोजल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि भविष्य में उसकी क्या संभावनाएं हैं, वर्तमान में उसकी क्या संभावनाएं हैं, ठीक है। शोध से जुड़े हुए जो अन्य शोध जो हैं उनको हाईलाइटेड कीजिए, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको लगता है कि हाईलाइटेड करने की ज़रूरत है उसे हाईलाइटेड कीजिए, ठीक है। हाईलाइट रहने से क्या होता है कि जो जैसे आप रिसर्च प्रपोजल देखेंगे, आप खुद भी वो चीज़ देखिए कि जो चीज़ हाईलाइट की होती है वो जल्दी आकर्षित करती है, ठीक है। तो आप उसी तरीके से बनाइए और रिसर्च प्रपोजल को
बनाते वक्त इन सब बातों को ध्यान में रखिए, ठीक है। एक और पॉइंट के साथ इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ। जो इस रिसर्च प्रपोजल में जो पॉइंट कवर करना है वो है अध्याय योजना, ठीक है। उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वही एक जो चैप्टराइजेशन जो आप करेंगे कि अपने शोध विषय को थीसिस का जो फॉर्म देते हैं हम लोग, ठीक है। शोध एक प्रपोजल को हम थीसिस में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें चैप्टराइजेशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मतलब उसके बारे में, अवधारणा के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले ही ऐसे पीएचडी वाले इंटरव्यू वाले वीडियो में बताया था कि अवधारणा जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड जो होता है वो इसी पे आधारित होता है। और लेखक परिचय अगर चाहे तो लेखक परिचय और कृतित्व व्यक्तित्व भी डाल सकते हैं। और जो शोध विषय है उसके बारे में 3-4 चैप्टर होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में तो संदर्भ ग्रंथ सूची होती ही है, ठीक है। तो अध्याय योजना जो है वो महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल का। तो उसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और कोई बात अगर रह गई हो तो वैसे तो मैंने सारी बातें बता ही दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई बात आपको ऐसी लग रही है कि जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है।